आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 16 का, और इस सबक का उन्वान है वक्त का तराना। ये एक नज़्म है बच्चों, और अली सरदार जाफरी की तवील नज़्म नई दुनिया को सलाम से इस नज़्म को अखज़ किया गया है। नई दुनिया के सलाम का एक हिस्सा चौथी तस्वीर से इसको लिया गया है और यहाँ आपके लिए सबक के तौर पर शामिल किया गया है। इस सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम अली सरदार जाफरी के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। अली सरदार जाफरी की ज़िंदगानी के हवाले से और खुसूसियात कलाम के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की है। सबक के दूसरे और तीसरे हिस्से में हमने नज़्म वक्त का तराना का मुताला किया है, तशरीह की है और समझा है कि वक्त के तराने में अली सरदार जाफरी क्या कहना चाहते हैं। यहाँ मैं सबक का चौथा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम नज़्म से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का चौथा हिस्सा, जिसका उन्वान है मश्की सवालात। यहाँ हम सवालातों की मश्क करेंगे। सवालों से पहले बच्चों गौर करने वाले कुछ नुक्ते आपके लिए दिए जाते हैं, गौर करने वाली कुछ बातें आपके लिए दी जाती हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। देखिए, पहला नुक्ता है, इस नज़्म के दर्जा झेल मुरक्कबात को देखिए। यहाँ पर कुछ मुरक्कब आपको दिए गए हैं। मुरक्कब यानी जो दो बामाने अल्फाज से जुड़कर एक तीसरा अल्फाज वजूद में आए वो मुरक्कब कहलाता है। तरकीब कहलाती है। तरकीब के जरिए दो बामाने अल्फाज को जोड़कर एक तीसरा अल्फाज बना लिया जाता है जो दोनों को मिलाकर एक ही माने देता है। आहंग आबशार, रंग शफक, गुरूर सुल्तानी, अहले शहर और अज़्म जिहाद, ये वो लफ्ज़ हैं जो मुरक्कब इजाफी की शक्ल में यहाँ पर पेश किए गए हैं। मुरक्कब की तरकीबात की अलग अलग शक्लें होती हैं और वस्फ के मुताबिक और उसके वजूद के मुताबिक उनके अलग अलग उन्वान दिए गए हैं। यहाँ का पर मुरक्कबात इजाफी के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ 5 मिसालें आपको दी गई हैं। आहंग आबशार, रंग शफक, गुरूर सुल्तानी, अहले शहर और अज़्म जिहाद। मुरक्कबात की शक्लें मुरक्कब इजाफी कहलाती हैं। कौन सी शक्लें, आपको यह ख्याल रखना है कि जो सारे जुड़े हुए हैं वो नहीं, दो इस्म जेर के जरिए जुड़े हुए हों, यह आपको खास ख्याल रखना है। जब दो इस्म, दोनों इस्में देखिए आप, आहंगे आबशार, रंगे शफक, गुरूर सुल्तानी, तो दो इस्म किसी जेर के जरिए, कसरे के जरिए आपस में जोड़ दिए जाते हैं, वो मुरक्कब इजाफी कहलाते हैं। मुरक्कब इजाफी के पहले जज को मुजाफ और दूसरे जज को मुजाफ इलैह कहते हैं। पहले जुज जैसे अज़्म जिहाद है, अज़्म जिहाद। अब यहां पर आप देखिए कि 3 हिस्से होते हैं। अज़्म, पहला हिस्सा होता है अज़्म, अज़्म यानी पक्का इरादा, और दूसरा हिस्सा होता है जिहाद और तीसरा हिस्सा होता है जे। अज़्म जिहाद, जिहाद का इरादा यहां पर जेर के साथ जोड़ा गया है। तो जो पहला जुज है, पहला जुज, दूसरा जुज और तीसरा जुज, 3 जुज के अंदर इसको बांट दिए गए हैं। 3 अज्जा हैं इसके, हर मुरक्कब के, इसी के नहीं हर मुरक्कब के। देखिए आप, आहंगे आबशार, पहला आहंग, दूसरा आबशार, तीसरा जेर। रंग शफक, पहला रंग, दूसरा शफक, तीसरा जेर। गुरूर सुल्तानी, पहला गुरूर, दूसरा सुल्तानी, तीसरा जेर। अहले शहर, पहला अहल, दूसरा शहर और तीसरा जेर, कसरा। अब पहले को कहते हैं मुजाफ। ये जो पहला है ये कहलाता है मुजाफ, और दूसरा कहलाएगा मुजाफ इलैह। दूसरा क्या कहलाएगा? मुजाफ इलैह। आपको याद रखनी है बच्चों ये मुजाफ और मुजाफ इलैह। तीन जुज बांट रहे हैं हम, हर तरकीब के 3 जुज बांटे गए हैं। पहला जुज का नाम है अज़्म, और अज़्म है मुजाफ, यानी पहला हिस्सा मुजाफ, दूसरा हिस्सा मुजाफ इलैह, और तीसरा जो हिस्सा होता है यह कहलाता है कसरा-ए इजाफत। कसरा-ए इजाफत तीसरा हिस्सा है। ये जो जेर है ये होगा कसरा-ए इजाफत।
3 हिस्सों के अंदर इसको आपको तकसीम करके पढ़ना है, 3 हिस्सों में इसको समझना है। तो आपको दिख रहे हैं ये तरकीबें दी गई हैं, मुरक्कबात दिए गए हैं। मुरक्कब कहते हैं 2 लफ्ज़ों से जुड़कर जो तीसरा लफ्ज़ बनता है वो मुरक्कब कहलाता है। दोनों माने होने चाहिए। और यहाँ मुरक्कब की शक्ल आपको दी गई है, जो तरकीब बताई गई है इसका नाम है मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब मौसूफी भी होता है, मुरक्कब इत्तिसाली भी होता है, मुरक्कब कल्बी भी होता है और मुरक्कब इजाफी भी होता है। यहाँ पर मुरक्कब इजाफी के बारे में बताया गया है। कवायद वाले हिस्से में बकिया 3 तरकीबात के बारे में भी वहाँ पर बताया गया है। तो मुरक्कब इजाफी के पहले जुज़ को मुजाफ, दूसरे को मुजाफ अलैह, और जो इसके आगे कसरा लगता है, ज़ेर लगता है, इसे कसरा इजाफत कहते हैं। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? उर्दू में मुजाफ अलैह का तर्जुमा पहले और मुजाफ का तर्जुमा बाद में करते हैं। दरमियान में मौका व महल के लिहाज से का, की, के का इजाफा करते हैं। मसलन आहंग आबशार का तर्जुमा होगा झरने का नगमा, यानी मुजाफ इलैह पहले पढ़ा जाएगा और मुजाफ बाद में पढ़ा जाएगा। और कसरा जो होगा ये का, के, की, का, था, थे वाला में चेंज हो जाएगा। जैसे जरूरत हो, किस चीज की जरूरत है वहां पर उस तरह से इसको बदल सकते हैं। तो ये आहंग आबशार है, यानी आबशार का आहंग, आबशार का आहंग, झरने का नगमा, रंगे शफक, शफक का रंग, गुरूर सुल्तानी, सुल्तानों जैसा गुरूर, अहले शहर, शहर के लोग, बदल रहे हैं ना इसमें कसरे की अलामत, जैसे हम चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अहले शहर, शहर के लोग, अज़्म जिहाद, जद्दोजहद का इरादा, जिहाद का इरादा, अज़्म नीचे कसरा का, के अंदर जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। तो इसको आप देख लें और भी मुरक्कब अल्फाज तुम्हारी किताब में दे रखे हैं, उसे छाटें और उसे अपनी कॉपी के अंदर लिखें। दूसरा नुक्ता है बच्चों, वक्त का तराना सरदार जाफरी की एक तवील नज्म है। जावेद, मरियम, फिरंगी और नामा-ए-बर के किरदारों के जरिए इस नज्म के मुख्तलिफ अज्जा तरतीब दिए गए हैं। जो असल किताब है, असल नज्म है, उसका उन्वान है नई दुनिया को सलाम। नई दुनिया को सलाम 8 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तस्वीर नाम दिया गया है। पहले हिस्से को हर्फ अव्वल कहा गया है, आखिरी हिस्से को जो 8वां हिस्सा है उसे हर्फ आखिर कहा गया है, और बीच के जो हिस्से हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इन्हें दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर और 5वीं, 6ठी तस्वीर के नाम से इसको शाया किया गया है, नज्म के अंदर शामिल किया गया है। अलग अलग नज्में शामिल हैं और कई कई नज्में एक नज्म के साथ जुड़ी हुई हैं, एक मरकजी ख्याल के साथ जुड़ी हुई हैं। पूरी नज्म 8 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहले जज को हर्फ अव्वल और आखिरी जज को हर्फ आखिर का उन्वान दिया गया है, और बकिया दरमियानी के लिए पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर जैसे उन्वानात तजवीज़ किए गए हैं। पेश नज़र इक़्तिबास, यानी जिसका हम मुताला कर चुके हैं सबक के दौरान, मैं आपको बता चुका हूं, वक्त का तराना ये एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। पूरी नज्म आगे भी बड़ी सारी है और इसके पीछे भी बहुत सारा हिस्सा नज्म का बाकी है। तो ये जो इक़्तिबास लिया गया है, ये जो नज्म ली गई है वक्त का तराना, ये चौथी तस्वीर में बादशाह के खिलाफ इनकलाब और बगावत की तस्वीर कशी की गई है। पहली तस्वीर के अंदर जावेद और मरियम के बारे में बताया गया है और फिर उनके कामों को आगे बढ़ाया गया है, जुल्म सितम बढ़ाया गया है दूसरी तीसरी के अंदर। चौथी के अंदर बगावत का ऐलान होता है, 5वीं के अंदर उनको सजाएं होती हैं, 6ठी के अंदर, 7वीं के अंदर आगे की बात की जाती है और 8वीं के अंदर कहानी का, इसका नज्म का इख्तिताम कर दिया जाता है। तो तवील नज्म है, इसको कहीं से ढूंढने की कोशिश करें, तलाश करने के बाद मिल जाती है अगर आपको, तो इसका मुताला करें। जो वक्त का तराना है इसको भी आप पूरा लिखने की, पूरा ढूंढने की कोशिश करें तो आपको मिल जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी के अंदर लिखें। आगे आते हैं। पहला सवाल है बच्चों, खेतों से बगावतों की सिपाह उगने का क्या मतलब है? अली सरदार जाफरी ऐलान करते हैं कि खेतों से भी अब बगावतों के सिपाह उठ रहे हैं, यानी बागी तैयार हो रहे हैं, किसान भी बगावत के ऊपर उतर आए हैं। अब किसान सिर्फ खेती बाड़ी के कामों में नहीं लगेंगे, अब वो अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक आज़ादी में जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो रहे हैं। अब वो अंग्रेजों से डर नहीं रहे, जुल्म सितम से उनके खौफ नहीं खा रहे, वो उनसे लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं कि जिस तरह से तहरीक आज़ादी के मतवाले लड़ रहे हैं, आज़ादी के मतवाले अंग्रेज़ों की गोलियां खा रहे हैं, उसी तरह से हम भी अंग्रेज़ों का सामना करेंगे, हम भी अंग्रेज़ों का मुकाबला हिम्मत व वफादारी के साथ करेंगे। जवाब इसका लिख लें बच्चों, खेतों से बगावतों के सिपाह उगने का मतलब है कि मुल्क की आज़ादी के लिए
खेतों में काम करने वाले किसान भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर आमादा हो गए और मुल्क की आज़ादी के लिए जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। अब वो डर नहीं रहे हैं, खौफ नहीं खा रहे हैं अंग्रेजों का, अंग्रेजों की लाठियों से, अंग्रेजों की गोलियों से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है और वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का माहौल हो गया है कि हर तबका अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब अंग्रेजों का यहां रहना दुश्वार है, अब उनको यहां से निकलना ही पड़ेगा। वो तस्वीर पेश करी गई है कि अब बादशाह जुल्म सितम नहीं कर सकता, उसको अपने जुल्म से बाज आना पड़ेगा। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सुर्ख परचम किस बात की अलामत है? सुर्ख परचम यानी लाल झंडा। सुर्ख परचम बच्चों मार्क्सिज्म की पहचान है, कम्युनिस्ट पार्टी की पहचान है, इश्तराकियत की पहचान है और ये मजदूरों और किसानों के हुकूक के लिए जाना जाता है। इस परचम के जरिए मजदूर अपनी बात को बढ़ाते हैं, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं। जो इनकी यूनियनें होती हैं वो भी सुर्ख परचमों के जरिए ही अपनी बात को आगे बढ़ाती हैं। उनकी अलामत के लिए सुर्ख परचम का इस्तेमाल किया जाता है। अली सरदार जाफरी भी इश्तराकियत से जुड़े हुए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से आप जुड़े हुए थे, मार्क्सिज्म को आपको खूब गहराई से आपने मुताला किया था और इसके हामी भी थे, आप हिमायत करते थे इसकी। तो सुर्ख परचम की बात आपने आगे बढ़ाई है। जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो सिर्फ सुर्ख परचम ही शामिल नहीं हुआ था, दूसरे परचमों के साथ भी लोग शामिल हुए थे, दूसरे तबकों के लोग भी शामिल हुए थे, मजदूर, किसान वगैरह। मजदूरों में भी अलग अलग यूनियनें थी और अलग अलग यूनियनों ने बहुत वफादारी के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ अपने कामों को अंजाम दिया था। अब चूंकि अली सरदार जाफरी इश्तराकियत से ताल्लुक़ रखते थे, कम्युनिस्ट पार्टी से, तो आपने उसी एजेंडे को आगे बढ़ाया है, उसी तौर को आगे बढ़ाया, तरीके को आगे बढ़ाया है और कहा है कि सुर्ख परचम के जरिए कारखानों के आहनी दिल भी जुड़ गए हैं। कारखानों के मजदूर अब बगावत के ऊपर उतर आए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुए हैं और उनको सुर्ख परचम के तले एकजुट बताया गया है, इत्तेहाद कर लिया है उन्होंने, अब वो सामने खड़े हुए हैं। जवाब इसका लिख लें, सुर्ख परचम मार्क्सिज्म की अलामत है। कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे का रंग सुर्ख है और सुर्ख रंग जोश और खुशी और फतह की निशानी है। मजदूर और किसान अपने हकूक की लड़ाई सुर्ख परचम के तले ही लड़ते हैं, अपने आप को इसके तहत लाते हैं और इसके खिलाफ लड़ते हैं। मार्क्सिज्म की पहचान है, मार्क्स ने मजदूरों की हिमायत की है, मजदूरों को ही बड़ा बताया है, किसानों को ही बड़ा बताया है कि जो पैदा करते हैं, चाहे फसलें पैदा कर रहे हों या कारखानों के अंदर माल पैदा कर रहे हों, इनके पैदा करदा माल के ऊपर, पैदा करदी फसल के ऊपर इनका हक होना चाहिए, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। सिर्फ मजदूरी से काम नहीं चलने वाला, इनको हिस्सेदारी चाहिए, तभी इनके हक की बराबरी होगी, इनको बराबर लाया जाएगा। फैक्ट्री मालिक पैसा लगाता है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला मजदूर अपनी कुव्वत लगाता है, अपना पसीना उसके अंदर लगाता है। किसान भी अपनी पूरी ताकत किसानों के अंदर खेतों में लगाता है, तो उनको उनकी पैदावार के अंदर बराबर का हक होना चाहिए। उनको फैक्ट्रियों के अंदर जो मुनाफा होता है, फायदा होता है, वो सभी के अंदर बराबर तकसीम होना चाहिए। तो मार्क्स ये बात कहता था, ये बात मजदूरों को पसंद आती थी क्योंकि वो उनके हक की बात कर रहा है। तो मार्क्स के साथ रहते थे, मार्क्स के नजरिए को अपनाते थे और मार्क्स का नजरिया लाल झंडे के हिमायत करता है, लाल झंडे को भी अपनाया जाता था। इसे आप लिख लेना है। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। आदमी के लहू की तुग़यानी बादशाहत को किस तरह गर्क कर देगी? जब आदमी का लहू बहेगा तो उसके खिलाफ लोग खड़े होंगे, अपने ऊपर होने वाले जुल्मों के खिलाफ लोग खड़े होंगे और लोगों से लोग जुड़ते जाएंगे, एक से एक जुड़ते जाएंगे, आदमियों का सैलाब बन जाएगा, लहू से लहू जुड़ेगा और आदमी ताकतवर बन जाएगा और उसकी ताकत के आगे, अवाम की ताकत के आगे हुक्मरानों की ताकत नहीं चलती है। तो एक ना एक दिन बादशाहत खत्म हो जाएगी, बादशाही इंसानों के तुग़यानी के आगे, सैलाब के आगे, लहू की तुग़यानी, लहू का सैलाब, लहू के सैलाब के आगे नहीं टिक पाएगी। जवाब इसका लिखना है, मुल्क की आज़ादी के लिए बेशुमार हिंदुस्तानी मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने पर उतारू हो गए। अंग्रेज़ों ने उन आज़ादी के मतवालों पर गोलियां बरसाईं और जुल्म सितम करते हुए उनका खून बहाया। अली सरदार जाफरी फरमाते हैं कि मुल्क की ज़मीन पर इनकलाबियों का जो खून बहा वो बेकार नहीं जाएगा, वो सैलाब बनकर अंग्रेज़ों की हुकूमत को बर्बाद कर देगा, बादशाहत ख़त्म होगी और जमहूरियत कायम होगी। जब लोगों का खून बहाया जाएगा, जुल्म किया जाएगा, तो उनके जो साथी हैं, दूसरे मजदूर हैं, दूसरे किसान हैं, वो साथ खड़े हो जाएंगे और उस खून का बदला लेने के इन पर उतारू हो जाएंगे और जालिम को उसके किए का मजा जरूर चखाएंगे। तो इस तरह से शायर कहते हैं कि आदमी के लहू की तुग़यानी
बादशाहत को गर्क कर देगी। ये जो तुगयानी आएगी, जो लहू का सैलाब आएगा, ये बादशाहत को दबा देगा, बादशाहत को गर्क कर देगा, डुबो देगा उस सैलाब के अंदर। तो इसलिए जुल्म सितम से बाज आना चाहिए, जुल्म सितम को रोक देना चाहिए। आगे आते हैं अमली काम के तहत। बच्चों आपको दो तरह के काम दे रहे हैं। पहला काम है कि इस नज्म के पसंदीदा बंद को याद करके कॉपी में लिखिए। अली सरदार जाफरी की वक्त का तराना बहुत खूबसूरत नज्म है और बगावत का ऐलान किया गया है। हिम्मत और हौसला बताया गया है लोगों का कि किस तरह हिम्मत और हौसले के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ, बादशाहत के जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनकी मुखालिफत करते हैं। पूरी नज्म आप पढ़िए, याद करिए। जो बंद आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे आप कॉपी में लिखिए, अपनी क्लास में सुनाइए, अपने वालिदैन को भी सुनाइए और तारीफ़ हासिल कीजिए। दूसरा नुक्ता है, अपनी किताब से मुरक्कब इजाफी की 5 मिसालें तलाश कीजिए। मुरक्कब इजाफी क्या है, हमने अभी समझा है इसको। यहाँ पर मिसालें आपके सामने हैं। आहंग आबशार, गुरूर सुल्तानी, अज़्म जिहाद, रंग शफक, अहले शहर। इसके अलावा 5 मिसालें और आपको लिखनी है। ज़रूरी नहीं इसी सबक से लिखनी है, पूरी किताब में से जहां भी आपको मिले कम से कम 5 मिसालें आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने उस्ताद को चेक कराइए। यहाँ पर बच्चों हमारा सवाल और जवाब के साथ ही सबक नंबर 16 का भी मुकम्मल हो गया है। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।